हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स के अंदर उसका एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TIR के नाम से भी जानते हैं। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे इस लेक्चर में सॉल्व कराए जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हेडिंग लगा लीजिए, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन दोनों टर्म की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि भाई क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहली बात आप नोट करके इस लेक्चर में लिख लीजिए कि जो क्रिटिकल एंगल होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, ये कब आपको दिखता है, जब आपकी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तभी जाके आपको यहाँ पे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट दिखेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। इसका मतलब भी ये है कि भाई इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आपकी जो इंसिडेंट रे है डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी और आपको यहाँ पे एक फिनोमिना दिखेगा जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले आइए डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहोगे, मैंने कई सारे डायग्राम्स बनाए हैं, रे डायग्राम्स ABCD, और आप जैसे जैसे ए फिगर से बी पे जाओगे, फिर सी पे जाओगे, डी पे जाओगे, तो आप यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करोगे, क्या कि हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले फिगर नंबर ए की, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपनी इंसिडेंट रे को ट्रैवल करा दिया है या कह लो मूव करा दिया है। कहाँ से कहाँ? डेंसर से रेयर मीडियम। क्लियर? या कह लो वाटर से एयर में ट्रैवल कर रही है, यानी कि डेंसर से रेयर हमारी इंसिडेंट रे ऐसे ट्रैवल कर रही है प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए ए नंबर फिगर में, यहाँ पे जो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है नॉर्मल रे से, बहुत ही छोटा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एकदम पुद्दू सा, मान लीजिए लगभग 15 डिग्री या 30 डिग्री, बहुत छोटा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब आपको पता है आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा। ये इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहती थी मगर रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड कर जाएगी, और किस तरफ बेंड करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल। आपको पता है भाई डेंसर से रेयर जा रही है, जिसके वजह से ये ऐसे जाना चाहती थी और अवे द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी बेंडिंग हो गई, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है जिसको हम स्मॉल आर बोल रहे हैं, और आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत नहीं है। हम ए नंबर फिगर से अब बी नंबर फिगर पे जा रहे हैं। आप कुछ नोटिस कर रहे होगे कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले थोड़ा कम था, अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दिया है। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा इंक्रीज करोगे, पहले 30 था, मान लीजिए 35 कर दिया या 32 कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, तो भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, रे और ज्यादा बेंड हो जाएगी। हाँ या ना? इधर देखिए थोड़ी सी बेंडिंग, इधर बेंडिंग थोड़ी बढ़ गई है। क्लियर? और बेंडिंग किस तरफ होगी? अवे द नॉर्मल, क्योंकि वाटर से एयर में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, बी फिगर हो गया। अब बी से हम सी में जा रहे हैं, तो आप और देखोगे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, मगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज कर दिया है। अच्छा, और इंक्रीज कर दिया है, ये एंगल और इंक्रीज कर दिया है, तो आप कहोगे ये ऐसे जा रही थी, रे कहीं गायब हो गई क्या, दिख ही नहीं रही है। देखिए ये रे ऐसे जाना चाहती थी, मगर इस बार क्या होगा, आपने वो एंगल दे दिया है इस इंसिडेंट रे को जिस पे ये नॉर्मल से 90 डिग्री बना रही है, यानी कि ये ऐसे चली गई है। आपकी रिफ्रैक्टेड रे या कह लो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, और जो आपकी फाइनल रे निकलेगी वो कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी, जिसका एंगल नॉर्मल से 90 डिग्री है। अच्छा, ये कौन सा स्पेशल एंगल है जिस पे आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री दिख रहा है?
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री दिख रहा है, इसी एंगल को बोलते हैं क्या? क्रिटिकल एंगल। अच्छा, यानी कि ये जो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है ये कुछ भी हो सकता है, 43 डिग्री हो सकता है, हर पेयर ऑफ मीडिया का अलग अलग होगा, 45 हो सकता है, क्या पता 45 डिग्री हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चली गई 90 डिग्री पे नॉर्मल से। क्लियर? तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या ये फील आया कि नहीं? तो यहां से हम कह सकते हैं ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने दिया था आई, इसको एक स्पेशल नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्रिटिकल एंगल, जिसको हम यहाँ पे सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? क्रिटिकल एंगल जो आप देख रहे हो इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा कम किया था, यहाँ पे और इंक्रीज किया, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया है जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिल रहा है? 90 डिग्री। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस में मिल रहा है? रेयरर मीडियम में, नोट करिएगा। और जो आपका क्रिटिकल एंगल है, या कह लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं, इसी एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिल रहा है। नोट करने वाली बात तो यह है कि क्रिटिकल एंगल कहां बनता है? डेंसर मीडियम में बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, नोट करके लिख लीजिएगा। क्रिटिकल एंगल कहां दिखता है? डेंसर मीडियम में। देखिए नीचे वाला डेंसर है ना, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि भाई हमने इस रे को कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया, उस एंगल पे 90 डिग्री बन रहा है नॉर्मल से, या ये कह सकते हो कि आपकी रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के पैरेलल है, सरफेस से टच करती हुई जा रही है। हाँ या ना? हाँ, ये भी कह सकते हो, समझने को कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जरा इसकी डेफिनेशन को अब रीड करते हैं, और लर्न तो हो ही गई होगी, इतना फील करा दिए हैं। क्या होता है ध्यान से देखिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो किसमें बनता है? इन द डेंसर मीडियम। देखिए ये डेंसर मीडियम है कि नहीं है? फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रेयरर मीडियम है ऊपर की तरफ बच्चों, बोलिए वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम सी फिगर तक पहुँच गए थे। अब हम सी से डी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करेंगे, यानी कि क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा देंगे। क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा देंगे। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एंगल को थोड़ा और इंक्रीज किया है तो उस केस में प्यारे बच्चों अब ये जो रे है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल नहीं करेगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी डी फिगर में। तभी इसको बोलते हैं क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? आइए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, आप देख रहे हो भाई डेंसर से रेयरर जा रही है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? एट अ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अच्छा, हमने क्या किया है? क्रिटिकल एंगल था, उससे भी ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? देन रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन अ सेम मीडियम। सेम मीडियम में देखिए हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा दे दिया है। अब क्रिटिकल एंगल कुछ भी हो सकता है, हर गिवन पेयर ऑफ मीडिया का ये सी की वैल्यू अलग अलग होगी। उससे ज्यादा दे दिया तो उस केस में भैया ये रे ऐसे गई थी, जिस एंगल से गई थी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, और यहां हमको क्या दिखेगा?
TIR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसका मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब यह है कि भाई सारी की सारी रे अंदर की तरफ, या कह लो इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर ही हो गया रिफ्लेक्शन। क्लियर? अच्छा, तो यहां पे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आप यहां से कहोगे भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? I बराबर R होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। क्लियर? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर 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 क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होगे भाई। बहुत छोटा एंगल था, रिफ्रैक्शन हुआ, ए बी, बोलिए ए और बी में रिफ्रैक्शन हुआ, सी में भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, और आप देख रहे हो कि अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते करते क्रिटिकल एंगल तक दे दिया, वो क्रिटिकल एंगल कुछ भी हो सकता है, 43 हो सकता है, 42 हो सकता है, 45 हो सकता है, हर गिवन पेयर ऑफ मीडिया का अलग अलग होता है, और वही एंगल आपने दे दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? तो आप देखोगे कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस के पैरेलल हो गई है, ये कह लो, या नॉर्मल से 90 डिग्री बना रही है। क्लियर? पक्का समझ गए होगे बच्चों? पक्का। और इंक्रीज कर दिया, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा दे दिया, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं TIR। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? नोट करने वाली बात यह है कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब दिखता है? बोलिए भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है? पहला तो आप कहोगे कि भाई डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करे रे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन फॉर क्या? TIR। और दूसरी तो आपको पता ही है, डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करे। समझ गए? क्लियर? और क्रिटिकल एंगल किस में बनता है? नोट करिएगा, डेंसर मीडियम में, ये नीचे वाला ना, डेंसर मीडियम में। कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। तो आइए बच्चों, चलिए अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कैसे होती है। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होगे डायग्राम में, हमने अपनी इंसिडेंट रे को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करा दिया है, और जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल के बराबर है। अगर ऐसा होता है तो आपने पढ़ा था कि जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है 90 डिग्री होता है, या आप ये भी कह सकते हो कि आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे होती है सरफेस को टच करते हुए जाती है, ग्रेज करते हुए जाती है, या कह सकते हो सरफेस के पैरेलल जाती है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो आप इस केस में स्नेल्स लॉ को लगा करके इस रिलेशन को डराइव कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं और उस रिलेशन को डराइव करते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहां पे हेडिंग लगा लीजिए, अप्लाई स्नेल्स लॉ। अच्छा, स्नेल्स लॉ हमको क्या बताता था कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और आपकी लाइट की एंट्री कहाँ से कहाँ हो रही है बच्चों? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो आपने पढ़ा था कि भाई उस हिसाब से हम यहाँ क्या लिखेंगे? बोलिए, डेंसर मीडियम को लेफ्ट साइड लिखेंगे और रेयर मीडियम को राइट साइड लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है लाइट के डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता था। बोलिए, लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ता था, तभी तो डेंसर लेफ्ट में होगा और रेयर मीडियम राइट में होगा, क्योंकि आपको पता है डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है। क्लियर? अच्छा, इसको पढ़ेंगे क्या, रीड क्या करते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे इन टर्म ऑफ एंगल, आपने क्या पढ़ा था? उसके लिए आपको किधर से किधर मूव करना पड़ता था, उसके लिए भी डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला बताए थे। डायरेक्शन देख के आप फॉर्मूला तुरंत बता सकते हो चट से। कैसे? डेंसर से रेयर मीडियम, लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ेगा एंगल के टर्म में फॉर्मूले को लिखने के लिए। तो डेंसर मीडियम पहले मिलेगा। भाई डेंसर मीडियम में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, या वही कह लो क्रिटिकल एंगल। अच्छा, तो जो एंगल बन रहा है डेंसर मीडियम में उसको ऊपर रख दो। तो यहां से आप कहोगे साइन आई, या कह लो साइन सी। क्लियर? डेंसर मीडियम पहले मिला है, डेंसर मीडियम में एंगल सी बन रहा है, तो हम उसको लिख देंगे साइन सी, इसको ऊपर लिखे रहने देंगे। डिवाइड में क्या रहेगा बच्चों? जो बाद में मिला डेंसर से रेयर, तो रेयर बाद में मिल रहा है। रेयर मीडियम में देखिए
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है जिसको हम 90 डिग्री कह रहे हैं बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा डिवाइड में बच्चों। जो पहले मिला है वो एंगल ऊपर रखो, जो बाद में मिल रहा है उसको नीचे रखो, बात खत्म। क्लियर? ये सब प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है दूसरे टर्म में, इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में क्या होता था, बोलिए। यहां से हम बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, इसका एक और फॉर्मूला होता था इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। क्या बच्चों? उसके लिए आपको राइट से लेफ्ट मूव करना पड़ता था, इधर से इधर मूव करना पड़ता था। तो रेयर मीडियम पहले मिलेगा, तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रख दो। तो यहाँ पे आप कहोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम हमने ऊपर रख दिया है। बाद में डेंसर मिल रहा है तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर यहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, इसको और इसको इक्वल कर दो। तो यहां से आप कह सकते हो क्या बच्चों, बोलिए, साइन सी अपॉन साइन 90 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू आर अपॉन म्यू डी। अच्छा, साइन 90 कितना होता है बच्चों, ये 1 होता है इसकी वैल्यू। फिर यहाँ से आप बड़े आराम से साइन सी की वैल्यू बता सकते हो। क्या साइन सी हो जाएगा, बोलिए, म्यू आर अपॉन म्यू डी बच्चों। क्लियर? साइन सी किसके बराबर हो जाएगा, म्यू आर अपॉन म्यू डी। भाई यहाँ पे साइन सी क्या है, भाई क्रिटिकल एंगल। सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का। म्यू डी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का। क्लियर? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? मान लीजिए आपका रेयर मीडियम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम लिख लें यहाँ पे एयर, ठीक, और डेंसर उसके कंपैरिजन में क्या हो जाता, ग्लास हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भाई डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू डी बोल रहे हैं, उसकी जगह हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी लिख सकते हैं। म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम जिसको हम यहाँ पे एयर बोल रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी लिख सकते हैं म्यू आर की जगह। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? अच्छा, तो इस फॉर्मूले को सबसे पहले लर्न कीजिए और डिब्बे में डाल दीजिए, डेरिवेशन हो चुकी है, बहुत ही सिंपल सी थी। क्लियर? इसका एक और फॉर्म होता है क्या, यहाँ से आप कह सकते हो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन जो दिख रहा है उसको आप डिवाइड में भेज दो राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन हो जाएगा, और साइन नीचे से ऊपर आएगा तो आप कह सकते हो साइन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे आप बोलोगे म्यू आर अपॉन म्यू डी। इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो। क्लियर? बेटर है इस फॉर्म में याद रखो। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए फिर करते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ क्लास 12th के लेवल पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए सभी बच्चे, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। फिर कह रहा है इफ अ लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास टू वैक्यूम। ग्लास एक डेंसर मीडियम है और वैक्यूम एक रेयर मीडियम है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ग्लास से वैक्यूम जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी रे ऑफ लाइट कहां से कहां एंटर कर रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। और क्वेश्चन में आपसे क्या फाइंड करने को कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन ग्लास, यानी कि डेंसर मीडियम में वो मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है जिसमें रिफ्रैक्शन हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब यह है कि डेंसर मीडियम में जो मैक्सिमम एंगल बन सकता था जिसमें रिफ्रैक्शन हो सकता था, उसी को तो बोलते थे क्रिटिकल एंगल, और वही कैलकुलेट करने को कह रहा है। क्लियर? नहीं समझ में आया तो डायग्राम से और अच्छे से समझा देते हैं। मान लीजिए यहां पे हमारे पास एक ग्लास है बच्चों, ये हमारा कोई एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है प्यारे बच्चों। ठीक है, ग्लास है मान लीजिए, और ग्लास से कहां जा रही है बच्चों, वैक्यूम में जा रही है।
अच्छा, मान लेते हैं ये हमारी नॉर्मल रे है, आपकी ये इंसिडेंट रे है, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, ग्लास से वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है। अच्छा, अभी ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बहुत ही छोटा सा एंगल है, जिसके वजह से आपको पता है कि भाई यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बोलिए, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, जिसकी वजह से अवे द नॉर्मल बेंडिंग हो गई है। आपने क्या किया, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, तो ये और ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर जाएगी, हाँ या ना। आपसे वो मैक्सिमम एंगल पूछ रहा है ग्लास में जो बनेगा, समझ रहे हो, तो आपने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। अच्छा, मान लेते हैं ये वो मैक्सिमम एंगल है, इससे ज़्यादा अगर एंगल दे दोगे तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन कराना है, रिफ्रैक्टेड हो गई ये रे ग्लास से वैक्यूम में, क्वेश्चन में ये बोला है। तो आपने मान लीजिए इसको वो मैक्सिमम एंगल दे दिया है, वो मैक्सिमम एंगल दे दिया है, बोलिए वो मैक्सिमम एंगल, और उसी मैक्सिमम एंगल को हम बोल रहे हैं क्रिटिकल एंगल, जिस पे आपने देखा था रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाती है, ऐसे सरफेस के पैरेलल हो जाती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अच्छा, समझ गए। अब हमें ये मैक्सिमम एंगल सी निकालना है, उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या बच्चों जल्दी बताइए, साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप कहोगे क्या बच्चों, साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जो रेयर मीडियम है, और म्यू डी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जो डेंसर मीडियम है। भाई ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, तो इसके लिए आप कहोगे, बोलिए म्यू डी की वैल्यू कितनी है ग्लास की, क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलिए ये किसका 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका गिवन है बच्चों, 1.5 किसका गिवन है, डेंसर मीडियम का, या आप कह सकते हो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कितना 1.5। अच्छा, रेयर मीडियम कौन है, वैक्यूम है बच्चों, वैक्यूम यानी कि एयर कह सकते हो, बोलिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है, 1 होता है। भाई वैक्यूम कहो या एयर कहो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। या आप ये भी कह सकते हो कि भाई रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, समझ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हो म्यू आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, और म्यू डी की वैल्यू 1.5 है। क्लियर, रख दीजिए यहाँ पे, म्यू आर है आपका कितना 1 बच्चों, अपॉन म्यू डी कितना है 1.5 है। क्लियर हुई बात कि नहीं, बदलेगी बच्चों। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, यहाँ जाएगा पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 लगेगा, जाएगा 3 जा और ये जाएगा 2 जा, 2/3 आ रहा है। सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आप कहोगे साइन सी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, ये आ रही है 2/3 को सॉल्व करोगे इसकी जो वैल्यू आएगी डेसिमल में 0.66 आएगी, ठीक। अच्छा, या तो आपका ऑप्शन ऐसे गिवन होगा कि भाई साइन सी इक्वल्स टू ऐसा कुछ, मगर ऐसा तो दिख नहीं रहा है, बोलिए, तो आपको इसको डिग्री में लाना पड़ेगा। डिग्री में लाने के लिए आपको इस साइन ट्रिग्नोमेट्री को नीचे भेजना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो क्रिटिकल एंगल सी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, बोलिए 0.66, मैंने क्या किया, साइन को नीचे भेजा, नीचे से ऊपर आ गया, साइन इनवर्स हो गया, और साइन इनवर्स 0.66, इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो बच्चों इसकी जो वैल्यू आती है तो वो कितनी आती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 41.8। ये आ जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल। आप कहोगे ये कैसे आया बच्चों, ये तो कैलकुलेटर से। देखिए बच्चों, ये तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में अच्छे से। साइन सी कितना आ रहा है, 41.8 आ रहा है। क्लियर, आपका आंसर यहां तक भी वैलिड हो सकता था, क्या पता ऑप्शन यहां पे होता जेई और नीट में, ठीक है। मगर इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41.8 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। क्लियर, पक्का। तो आप समझ गए होगे ये साइन सी क्या है, वो मैक्सिमम एंगल है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, जो इस ग्लास के अंदर बन रहा है कितना एंगल, 41.8। अगर आपने इतना एंगल दे दिया है
तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो आपकी रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के पैरेलल जा रही होगी। और इससे ज्यादा अगर दे दिए, क्योंकि मैक्सिमम तो यही है, इससे ज्यादा एंगल और इंक्रीज कर देते। मान लीजिए आपने इससे भी ज्यादा दे दिया होता एंगल, इससे भी इंक्रीज कर दिए, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल इंक्रीज कर दिया अपना, तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता, क्लियर, सेम मीडियम में आ जाती। कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं, फिर करते हैं एक और चीज। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कम से कम इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से खुद से एक बार ट्राई करिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा है, बस मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सा हेर फेर करके थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है। ट्राई करिए क्वेश्चन को। हो गया? देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ ग्लास इज इमर्स्ड इन वाटर, फाइंड द क्रिटिकल एंगल एट ग्लास वाटर इंटरफेस। गिवन है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना, 0.88। तो हो जाएगा आपसे। इस बार क्वेश्चन में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का और वाटर का अलग अलग करके नहीं दिया है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है, 0.88। यहां से आपको क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द क्रिटिकल एंगल, तो आप बड़े आराम से फॉर्मूले को लगा करके क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन सी इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। अच्छा, म्यू आर क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेरर मीडियम का, म्यू डी क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का। यहां पे हमारे पास गिवन पेयर ऑफ मीडिया क्या है, एक तो ग्लास है, दूसरा वाटर है बच्चों, क्लियर। अच्छा, तो ग्लास क्या है, एक डेंसर मीडियम है, वाटर एक रेरर मीडियम है। तो यहां पे आप ये भी तो लिख सकते हो क्या, साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू आर। भाई म्यू आर का मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेरर मीडियम का, रेरर कौन है, वाटर, तो उसकी जगह आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का, और डेंसर कौन है, ग्लास है, तो यहां पे आप बड़े आराम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख सकते हो, यानी कि जी, म्यू जी। तो आप यहां पे डायरेक्टली कह दो भाई कि साइन सी इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, बात खत्म, क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहां पे ना म्यू डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, ना म्यू जी की वैल्यू गिवन है, तो उसको कैसे लिखोगे, जरा ध्यान से देखिए। हमको यहाँ पे ये चीज गिवन है, अच्छा, हमको यहाँ पे क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां से यहां तक पहुंचेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं इसका आप इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, तो उसके लिए आपसे मैंने क्या कहा था, राइट से लेफ्ट मूव करना पड़ता है अगर आपको इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला चाहिए। तो भाई आप कहां से कहां मूव कर रहे हो, राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हो, तो वाटर पहले मिलेगा, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रख दो, यानी कि म्यू डब्ल्यू। बाद में ग्लास मिलेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का डिवाइड में रख दो, यानी कि नीचे रख दो, क्लियर। यहां पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये तो हमको गिवन ही है, कितना, 0.88। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो यहां से आप देख सकते हो कि म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी की वैल्यू भी कितनी है, 0.88। दिमाग का खेल खेल दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को पकड़ो, हमेशा क्वेश्चन इतना इजी नहीं होगा। यहां से आप म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी की वैल्यू कितनी रख देना, 0.8। तो यहां से आप कहोगे क्या, साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी कितना है, 0.88 है बच्चों। आपको एंगल निकालना है, वो भी क्रिटिकल एंगल, तो सी कैसे निकालोगे, बोलिए। साइन को नीचे भेजोगे वो इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स बोलिए 0.88 हो जाएगा। अच्छा, फिर साइन इनवर्स 0.88 की वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, सॉल्व करने पे आएगी 62 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये तो चूने लगा भाई इंक। तो ऑप्शन नंबर बताइए बच्चों कौन सा होगा, बोलिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर हुई बात, पक्का समझ गए होगे। तो क्रिटिकल एंगल 62 आ रहा है, पक्का। साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए।
तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा सो दैट लाइट एंटरिंग नॉर्मली थ्रो सरफेस AC ऑफ प्रिज्म, उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू इक्वल्स टू 3/2, डज नॉट क्रॉस द सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस AB। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भाई हमारे पास ABCD नाम का एक कोई प्रिज्म है और उसके अंदर एक एंगल थीटा है और एक एंगल 90 डिग्री है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि भाई इस एंगल की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इस थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जब हम अपनी कोई रे ऑफ लाइट को एंटर करा रहे हैं, कहां से, इस प्रिज्म के AC वाले सरफेस से नॉर्मली एंटर करा रहे हैं और अंदर जाने के बाद वो AB वाले सरफेस को क्रॉस ना करे। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर हुई बात की नहीं? उसके लिए आपके पास इस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन में ये निकालने को कह रहा है। उस हिसाब से आप देख रहोगे ABCD नाम की ऑप्शन गिवन है। थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है, कंपेयर कर रहे हो, देख रहे हो, ग्रेटर देन लेस देन ऐसा कुछ। अच्छा, तो चलिए जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा रे डायग्राम पहले बनाते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे क्या, बोलिए, सो दैट लाइट एंटरिंग नॉर्मली थ्रो द सरफेस AC, ये AC वाला सरफेस है, हमें इस AC वाले सरफेस पे अपनी लाइट को नॉर्मली एंटर कराना है, यानी कि ये कह सकते हो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंटर कराना है। क्लियर? अच्छा, और आपको पता है जब कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम के सरफेस से नॉर्मली एंटर करती है तो बेंड नहीं होती है, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, सीधी चली जाती है। तो यहां से आप कह सकते हो ये अंदर चली जाएगी ऐसे। क्लियर? क्योंकि आपको पता है आपने नॉर्मली एंटर करा दिया है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर? पक्का समझ गए होगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, फिर क्या होगा बच्चों आप बताइए। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सो दैट लाइट एंटरिंग थ्रो द सरफेस AC, जो कि करा दिया है, डज नॉट क्रॉस नहीं करनी चाहिए सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस AB। अच्छा, यानी कि जो ये सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस AB है इसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, यानी कि इसके आगे रिफ्रैक्शन ना हो, क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये जो लाइट एंटर करी है ये कहीं अंदर ही रह जाए। अंदर कब होगी? जब यहां पे रिफ्लेक्शन होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? अच्छा, इसका मतलब यह है, जरा इस बात को पहले लिखिए। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई रे शुड नॉट क्रॉस सरफेस AB। इसका मतलब यह है कि भाई ये जो रे आप की अंदर गई है इस AB वाले सरफेस को क्रॉस ना कर जाए। इसका मतलब यह है कि ये अंदर ही रह जाए, रे बाहर ना निकले AB वाले सरफेस से। इसका मतलब यह है, और ये तो तब होगा जब अंदर रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब यहां पे TIR हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए बच्चों, इसका मतलब क्या है कि यहां पे TIR का कॉन्सेप्ट हो जाए, TIR का फिनोमिना हो जाए, जो क्या कहता है कि भाई अगर आपका, बोलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो उस केस में रे आपकी रिफ्रैक्ट नहीं करती है, रिफ्लेक्शन करती है। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, तो उसके आगे हमें रिफ्लेक्शन कराना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस AB वाले सरफेस पे सबसे पहले हमने एक नॉर्मल रे बना ली है परपेंडिकुलर, ठीक, ऐसे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर गई है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I था, बोलिए बच्चों, और ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। एंगल I बराबर R होगा, क्योंकि यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रे सीधे नहीं जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहां से क्या निकालना है? इस थीटा की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल क्या होगा, एंगल CAB क्या होगा, कैसे निकालोगे? भाई टोटल ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो आप कहोगे
क्या 180 क्या करोगे 90 प्लस थीटा, और उसमें 180 से अगर हम माइनस कर लें 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 में से 90 प्लस थीटा माइनस कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बोलिए ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा, और ये एंगल अब देखिए जरा, ये वाला ट्रायंगल देखिए छोटा सा, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। बोलिए फिर से लगा दीजिए 180। आप कहोगे क्या 180 को बराबर कर दो किसके 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो यहां से ये एंगल निकल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे यार इतना तो आता होगा, ये थीटा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो ये थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल बच्चों कितना होगा भाई, नॉर्मल कितनी होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री होगा। 90 में से सुनिएगा जरा, ये टोटल एंगल कितना है 90 है, ठीक है। 90 में से थीटा माइनस कर लेंगे, 90 में से थीटा माइनस कर लेंगे तो एंगल आई के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल आई कैसे निकालेंगे 90 माइनस थीटा करके। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलिए ये पहले लिख लीजिए साइड में, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर हम आगे क्या करेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। ये हमने देखा कि भाई हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा रहे हैं हम, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन कितना होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, तभी जाके रिफ्लेक्शन होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम बोथ साइड साइन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं साइन, तो बोलोगे साइन आई ग्रेटर देन साइन सी। बोलिए बच्चों, क्लियर? ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन की बात हो रही है तो हम सामने सामने लगा सकते हैं, अगर कॉस थीटा होता तो ऐसा ना होता। चलो आपको थोड़ी सी मैथ्स पढ़ा देते हैं, इतने पे रोक दीजिए, थोड़ी देर रोक दीजिए, आपको थोड़ा बेसिक मैथ पढ़ा दें। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई दो एंगल हैं, थीटा 1 और एक थीटा 2 है, ठीक है। मान लेते हैं थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है, ठीक। और आपसे कोई कहे अगर हम बोथ साइड साइन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो आप कहोगे यहाँ से साइन थीटा 1 ग्रेटर देन होगा कितना साइन थीटा 2। जैसा कि आप देख रहे हो थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 था, उसी तरह हम सेम साइन लगा करके कह सकते हैं साइन थीटा 1 ग्रेटर देन साइन थीटा 2, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर यहाँ पे कॉस थीटा का खेल होता तो ये जो साइन है ये पलटना पड़ता। क्यों कह रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए सेम चीज है, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है, ठीक है, और हम आपसे कहें क्या हम बोथ साइड कॉस थीटा लगा सकते हैं, तो आप कहोगे यहां से क्या कॉस थीटा 1 ग्रेटर देन कॉस थीटा 2। मगर अब ये चीज गलत हो जाएगी। ये चीज गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है, तो इसलिए हमें यहां पे इस साइन को पलटना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होता है। साइन में देखिए कोई दिक्कत नहीं रहा, ग्रेटर था तो पहले भी ग्रेटर है, मगर कॉस लगा रहे हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा, लेस देन। क्लियर? पक्का? अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है थीटा बढ़ाओगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। क्लियर? उसका उल्टा होगा, इसलिए साइन पलटना पड़ा। ये बेसिक मैथ थी। चलिए अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं जरा ध्यान से देखिए। साइन आई है, आई कितना है 90 माइनस थीटा है, यहां पे आई की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां पे आप कह दोगे साइन आई जो कि है 90 माइनस थीटा, फिर साइन लगा दो, बोलिए ग्रेटर देन, ठीक। क्या है साइन सी है भाई, साइन सी, सी क्या होता था क्रिटिकल एंगल, याद है कि नहीं याद है? अभी आपने पढ़ा था फॉर्मूला किसका, याद करो, साइन सी का क्या होता था म्यू आर अपॉन म्यू डी बच्चों। तो यहां पे लिख दो साइन सी की वैल्यू कितनी है म्यू आर अपॉन म्यू डी। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे आप बोलोगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ये बताओ। इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो, कॉस के टर्म में। बोलिए बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या कॉस थीटा लिख सकते हो। साइन जैसे लगा है लगा दिए, ग्रेटर देन। बोलिए म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का। भाई रेयर मीडियम क्या है, इस प्रिज्म के जो सराउंडिंग में मीडियम होगा वो क्या है, एयर होगा कि नहीं होगा। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू ए कितना होगा 1 होगा।
बोलिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, उसकी जगह लिख सकते हो रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। भाई डेंसर मीडियम कौन है? प्रिज्म है बच्चों, यही तो डेंसर है हमारा, जो कि क्या है? ग्लास है, जो कि ग्लास है। और इसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कितना? 3/2 प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ग्लास का 3/2 गिवन है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो यहां से कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, म्यू डी की जगह क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, खत्म बात। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से आप कहोगे क्या? कॉस थीटा ग्रेटर देन म्यू ए। बोलिए म्यू ए कितना है? 1 है। म्यू जी कितना है? 3/2 है। बोलिए बच्चों, फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? यहां से कहोगे कॉस थीटा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1/3/2 है, रेसिप्रोकल होकर के पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? फिर आप यहाँ से कहोगे कि भाई हम यहाँ से तो थीटा निकालना है। देखिए ऑप्शन हमको थीटा में गिवन है, कॉस के टर्म में नहीं। तो यहाँ पे आपको थीटा क्या कह दोगे? आप कहोगे थीटा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? कॉस इनवर्स 2/3। अगर आपने यह आंसर लिख दिया है तो ये आंसर गलत है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर, बोलिए, ए करेक्ट होगा, मगर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? बताया तो मैंने कि भाई ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता, कॉस के टर्म में कॉस को नीचे भेज दिए। साइन होता तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सही था। कॉस का खेल है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है थीटा बढ़ाओगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है, एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पे साइन पलटना पड़ेगा, यहाँ पे साइन पलटना पड़ेगा। ग्रेटर देन था तो लेस देन लिखना पड़ेगा, यानी कि आपका जो ये थीटा है, ये थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन कॉस इनवर्स 2/3 से कम होनी चाहिए। क्लियर? पक्का? अगर साइन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, साइन पलटने की जरूरत ही नहीं थी। बोलिए, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पक्का? अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। क्लियर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे भी क्वेश्चन कराया है, साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, सभी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। A transparent solid cylindrical rod has a refractive index of 2/√3. It is surrounded by air. A light ray is incident at midpoint of one end of rod as shown in figure. जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होगे। Find the angle of incidence theta for which ray grazes along the wall of rod. क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि भाई हमको यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये थीटा निकालना है, फॉर विच द रे ग्रेजेस द वॉल ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम को। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे एक ग्लास की सिलेंड्रिकल रॉड गिवन है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक एंड जो लेफ्ट साइड वाला है, उसका जो मिड पॉइंट है, उसका जो मिड पॉइंट है, वहां से हमने एक इंसिडेंट रे को एंटर कर दिया है। कितनी एंगल पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको थीटा गिवन है। ये थीटा एंगल कहां से गिवन है? मान लीजिए ये हमारी नॉर्मल रे है, ये हमारी मिड पॉइंट से इस सिलेंडर के क्या पास कर रही है? एक नॉर्मल रे है। और यहां से लेकर के एंगल कितना होता है इंसिडेंट रे तक का? एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। और यही थीटा कैलकुलेट करना है। ये थीटा कब कैलकुलेट करना है? जब आपकी जो रे है इस सिलेंड्रिकल ग्लास की जो वॉल होगी, ये जो उसका सरफेस होगा ऊपर वाला, उसको ग्रेज करते हुए चली जाए, टच करती हुई चली जाए, अलोंग द सरफेस चली जाए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? या कह लो सरफेस के पैरेलल चली जाए। उसके लिए इस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास ये सिलेंड्रिकल ग्लास है, उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो चलिए लिख सकते हैं यहाँ से, म्यू जी कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस सिलेंडर का, या कह लो सिलेंड्रिकल रॉड का या ग्लास का कह लो, कितना गिवन है? 2/√3 गिवन है। लिख लेते हैं पहले।
अच्छा, इस सिलेंडर के अबाउट या कह लो सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होगी? एयर। क्वेश्चन में ही बोल रहा है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो हम कह सकते हैं म्यू ए कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ मूव कर रही है? एयर से ग्लास में मूव कर रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है। उसके वजह से जब ये एंटर करेगी तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, तो यहां पे हम बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल कर देते हैं। ये रे ऐसे सीधे जाना चाहती थी, मगर टूवर्ड्स द बेंडिंग हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, ये एंगल नॉर्मल रे से कितना होगा बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम स्मॉल आर बोल सकते हैं। अच्छा, ये रे यहां पे पहुंच गई है, इंसिडेंट हो गई है इस पॉइंट पे। अब इसके आगे क्या होगा? क्या ये इससे पार कर जाएगी? क्या इस सिलिंड्रिकल ग्लास के सरफेस को पार कर जाएगी? फिर से बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन होगा? नहीं बच्चों, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। किसके लिए? फॉर विच द रे ग्रेजेस अलोंग द वॉल ऑफ रॉड। अच्छा, यानी कि जब ये रे इस पे जाएगी तो ये जो आपकी रे होनी चाहिए वो इस वॉल के अबाउट क्या करनी चाहिए? ग्रेज करनी चाहिए, ऐसे सरफेस को टच करती हुई जानी चाहिए। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? अच्छा, ये ग्रेज करते हुए कब जाएगी? आपने पढ़ा था जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता था? क्रिटिकल एंगल के बराबर। क्लियर हुई बात कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे ये हमारा नॉर्मल रे है, ठीक है, और आपने यहां पे क्या दिया है? एक एंगल दिया है जिसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या वो एंगल दे दिया है क्रिटिकल एंगल के बराबर, तो उस केस में आपने देखा था ना ये 90 डिग्री बनता था। याद है कि नहीं याद है? तभी सरफेस को ग्रेज करते हुए जाती थी। क्लियर? समझ गए? अच्छा, अब हमें यहां पे थीटा की वैल्यू निकालनी है जब ये रे सरफेस को ग्रेज करते हुए जा रही है, अलोंग द वॉल को ग्रेज करते हुए जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, मगर थीटा कैसे निकालोगे? तो यहां पे आपको सबसे पहले क्रिटिकल एंगल का खेल करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ थीटा। कैसे होगा? कैसे होगा? तो आइए ध्यान से देखिए, यहां पे आप कह सकते हो क्या? बोलिए बच्चों, अगर मैंने ये नॉर्मल रे ड्रॉ की है तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मैं आपसे पूछूं भाई यहां पे क्रिटिकल एंगल सी कैसे कैलकुलेट करोगे? बोलिए कैसे कैलकुलेट करोगे? आप यहां से कहोगे क्या? आर प्लस सी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? सम ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल दिख रहा है, सारे एंगल को ऐड कर लिया, आर प्लस सी प्लस 90 डिग्री 180 के बराबर होगा। सी निकाल सकते हो यहाँ से। सी क्या हो जाएगा? बोलिए, 90 उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 180 माइनस 90 बचेगा, और आर को भी उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। ये हमारी सी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 90 माइनस आर होगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ बोथ साइड अगर हम साइन लगा लें, ट्रिग्नोमेट्री लगा लें साइन की, तो यहाँ से आप कह सकते हो साइन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस आर, ये हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन सी भाई क्रिटिकल एंगल, याद है कि नहीं याद है? साइन सी का फॉर्मूला क्या था? आपने पढ़ा था म्यू आर अपॉन म्यू डी, म्यू आर अपॉन म्यू डी। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, म्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? म्यू ए भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा रेयरर मीडियम क्या है बच्चों? एयर है। म्यू डी क्या है भाई? डेंसर। इसमें चली गई, डेंसर कौन है? ग्लास। तो यहाँ पे म्यू डी की जगह ग्लास भी लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो साइन सी की जगह हमने लिख लिया म्यू ए अपॉन म्यू जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस क्या लिखा है? कुछ थीटा जैसा। तो उस केस में आपने देखा था ना क्या हो जाएगा? कॉज आर हो जाएगा। क्लियर? पक्का समझ गए? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप पहले आर निकालने की कोशिश करिए। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे भाई? म्यू ए पता है कितना? 1। म्यू जी पता है कितना? 2/√3 रख दीजिए, 2/√3 है इक्वल्स टू क्या है? कॉज आर है बच्चों। फिर यहां से आप बोलोगे कॉज आर कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, कॉज आर आ जाएगा, बोलिए, ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। कॉस थीटा √3/2 कब आता है? जब थीटा की वैल्यू
कितनी होती है, 30 डिग्री होती है। इसका मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। क्लियर। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लिया, कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पे आर की वैल्यू पता चल गई है, मगर यहाँ पे थीटा नहीं पता। ये मत कह देना थीटा इक्वल्स टू आर होगा, रिफ्लेक्शन थोड़ी ना हो रहा है, समझे, ये एंगल थोड़ा कम होगा ना आर, तो थीटा कैसे निकालेंगे। इसके लिए आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। क्या लगाइए, बता रहे हैं, स्नेल्स लॉ। एट कहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ, ये जो मिड पॉइंट था इसको बोल देते हैं एम, जो मिड पॉइंट है एम, एट एम, कोई दिक्कत नहीं है। स्नेल्स लॉ लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आपने पढ़ा था कि जहाँ से आपकी रे एंटर कर रही है उस रे का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे यहाँ पे देखिए एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम लिखेंगे म्यू ए, और एयर में उसी मीडियम का एंगल थीटा है, तो उसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। फिर इक्वल्स टू जहां एंटर कर गई आपकी रे, ग्लास में चली गई, ग्लास का मीडियम कितना है, म्यू जी, और ग्लास के अंदर जब ये एंटर करी है तो ये एंगल कितना बन रहा है, जैसे ही एंटर की तो ये एंगल आर बन रहा है, एंगल आर बन रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, साइन आर लिख सकते हो। क्लियर, ठीक है। म्यू ए, भाई म्यू ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, साइन थीटा निकालना है। क्लियर, यहाँ से म्यू जी कितना है, बोलिए 2/√3 है, इंटू साइन आर, साइन आर कितना है बच्चों, साइन आर, भाई आर की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। क्या यहीं डायरेक्ट रख दें, बोलिए बच्चों। चलिए अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देंगे, साइन 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आप बोलोगे साइन थीटा इक्वल्स टू 2/√3, साइन 30 होता है हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√3 आ रही है। बोलिए, यहाँ से आप कहोगे साइन थीटा की जो वैल्यू है कितनी आ रही है, 1/√3 आ रही है। या तो ये आंसर हो सकता है, या तो थीटा के टर्म में पूछ रहा होगा, तो थीटा यहाँ से निकाल सकते हो, कैसे, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3 बच्चों। क्लियर, क्या ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। मैंने स्नेल्स लॉ लगा दिया था पॉइंट एम के ऊपर, क्योंकि एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें जो एंगल बन रहा था थीटा, तो भैया म्यू ए इंटू साइन थीटा कर दिया, ग्लास में चली गई, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था कितना, म्यू जी, और ग्लास में एंगल कितना बन रहा था, आर, तो म्यू जी इंटू साइन आर कर दिया, स्नेल्स लॉ को लगा दिया, खात खत्म। आर की वैल्यू पहले से निकाली थी 30 डिग्री, यहाँ पे उठा करके यहाँ पे पुट कर दिया। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होगा, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे।